हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का मैराथन क्लास कराने वाला हूं। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कराया है उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। उसमें से ये वाला जो पीडीएफ है 15 क्वेश्चन आप लोगों को नया दिया जाएगा, उसके बाद जो पुराना वाला क्वेश्चन वो सब दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, गैर क्लाइमेटिक फल का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फल दिया है, बोला इनमें से कौन सा फल है जो गैर क्लाइमेटिक है। ठीक है, तो अनानास ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अनानास जो है गैर क्लाइमेटिक फल है इन ऑप्शन में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कटे हुए फूलों के पैकेजिंग के लिए कौन सी सामग्री का यूज किया जाता है। ठीक है, जब कटे हुए जो फूल होते हैं उनको पैक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो लकड़ी का बक्से का मतलब क्रेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, कटे हुए फूलों के परिवहन के दौरान एथिलीन का उत्सर्जन एक विकार का कारण बनता है जिसे कहा जाता है। ठीक है, जब फूल कट जाते हैं, ठीक है, कटे हुए फूल के दौरान जब उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है, उसके दौरान एथिलीन का उत्सर्जन एक विकार का कारण बनता है, एक रोग का कारण बनता है, जिसे क्या कहा जाता है भाई, तो उसे कहा जाता है कैलिक्स फटना। ठीक है, कैलिक्स का फटना उसे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस पहली वस्तु के लिए ग्रेडिंग और विपणन नियम बनाए गए थे वह कौन सा। ठीक है, मतलब कौन से फल के लिए या कौन सी सब्जी के लिए सबसे पहले ग्रेडिंग और विपणन नियम बनाए गए थे, तो टमाटर के लिए। टमाटर के लिए सबसे पहले ग्रेडिंग और विपणन नियम को बनाया गया था। अगला है, एथिलीन का पूर्ववर्ती है। ठीक है, एथिलीन का पूर्ववर्ती कौन है भाई इनमें से, तो ऑप्शन नंबर बी सही जगह मेथियोनिन। ठीक है, मेथियोनिन जो है एथिलीन का ही पूर्ववर्ती है। अगला क्वेश्चन है, गोभी के फूलों को पर 1 महीने तक संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, गोभी के फूलों को कितने डिग्री सेल्सियस पर और कितने परसेंट आरएच पर संग्रहित किया जा सकता है, इसका यह पूछने का मतलब है। तो गेहूं का जो फूल होता है, गोभी का जो फूल होता है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस के साथ 85 से 90% आरएच पर संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, 1 महीना तक। ठीक है, अगला है, सुखाने के लिए शकरकंद को 10 दिनों के लिए रखा जाता है। जो सुखाया जाता है शकरकंद, उसको कितने 10 दिन रखने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस पर और कितने परसेंट आरएच पर रखा जाता है भाई, तो इसको 80 डिग्री सेल्सियस पर 30% आरएच पर रखा जाता है। 10 दिन यदि शकरकंद जो है उसको सुखाना है या बचा के रखना है, तो इसके लिए 10 दिन के लिए रखा जाता है 80 डिग्री सेल्सियस और 30% आरएच पर। अगला क्वेश्चन है, हाथी का पैर यम विटामिन का समृद्ध स्रोत क्या है। ठीक है, यम जो होता है तो किसका है भाई, ऑप्शन नंबर डी सही जगह केवल बी का। अगला है 19वां क्वेश्चन, डिब्बाबंदी के लिए टमाटर के फल को काटते हैं। जब डिब्बाबंदी करना होता है, टमाटर का कैनिंग करना होता है, तो उसके लिए टमाटर के फलों किस अवस्था में काटते हैं यह पूछता है। तो आधा पका हुआ होना चाहिए और आधा गुलाबी टाइप होना चाहिए। ठीक है, मतलब थोड़ा सा देखने में लगे पका है, हल्का पिंक कलर में हो, तभी तोड़ लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भंडारण के में प्याज के अंकुरण को नियंत्रित करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। जब भंडारण किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, उसमें प्याज का जो अंकुरण होता है उसको नियंत्रित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो मैलेइक हाइड्राजाइड। ठीक है, MH, जो मैं अभी बता रहा था ना, MH वही है। ठीक है, मैलेइक हाइड्राजाइड इसी का यूज किया जाता है। टमाटर में जो देखेंगे, जब उसका घर में रखते हैं तो उसमें से प्याज जो होता है निकल जाता है, अंकुरित हो जाता है, उसको रोकने के लिए इसी रसायन का यूज किया जाता है, MH का, मैलेइक हाइड्राजाइड का। अगला, दूरस्थ विपणन के लिए खरबूजों को काटा जाता है। दूरस्थ विपणन के लिए यदि आपको बहुत दूर तक जाना है बेचने, तो मतलब विपणन करना है, तो किस प्रकार से खरबूजों को काटा जाता है। आधा स्लिप चरण, पूर्ण स्लिप चरण, हरा परिपक्व चरण, इनमें से कोई नहीं, तो कितने में काटा जाता है भाई, पूर्ण स्लिप चरण में काटा जाता है। ठीक है, अगला है, दूरस्थ विपणन के लिए टमाटर के फल को काटते हैं। दूरस्थ विपणन के लिए टमाटर के फल को काटते हैं कब भाई, अपरिपक्व हरा चरण पर। ठीक है, जब आपको दूर तक टमाटर दूर ले जाना है विपणन के लिए, तो उसको थोड़ा सा हरा रहता है तभी काट लेते हैं, मतलब अपरिपक्व रहे तभी काट लेते हैं। अगला 13वां क्वेश्चन, कटे हुए फूलों के लिए कौन सा रसायन प्रयोग में लिया जाता है, तो जिब्रेलिक एसिड।
कटे हुए जो फूल होते हैं उनके लिए जिब्रेलिक एसिड का यूज किया जाता है रसायन में। अगला है कौन सा फल गैर क्लाइमेटिक है। अब देखिए इनमें से पूछ दिया है कौन सा फल है जो कि गैर क्लाइमेटिक है, तो अंगूर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला 15वां क्वेश्चन। कटे हुए फूलों के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है। सॉरी ये कई क्वेश्चन देखिए बार बार हो गया, दो बार हो गया, जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, तो ये कुल आपके 15 क्वेश्चन थे। अब चलिए देखते हैं प्रीवियस वाले जो हमने पुराने क्वेश्चन देखे उन सभी क्वेश्चन को, क्योंकि ये मैराथन क्लास होने वाला है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कटे हुए फूलों के लिए, अभी मैंने जो बताया वही क्वेश्चन है, कटे हुए फ्लावर के लिए कौन सी पैकेजिंग सामग्री यूज किया जाता है, तो कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज किया जाता है भाई। अगला है फादर ऑफ हार्टिकल्चर, तो फादर ऑफ हार्टिकल्चर में M.H. मैरीगौड़ा जी हैं। फादर ऑफ पोमोलॉजी K.C. चड्ढा जी हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न हार्टिकल्चर K.L. चड्ढा हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट तीनों। अगला है फलों का राजा कौन है, तो फलों का राजा आम है। और फलों की रानी कौन है, तो फलों की रानी लीची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेब का रंग लाल होने का कारण क्या है। ठीक है, सेब किसके कारण लाल होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है, सेब का रंग लाल जो होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन के कारण सेब का रंग जो होता है वो लाल होता है। अगला टमाटर का लाल रंग, तो टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन के कारण होता है। अगला है नमक के घोल को क्या कहते हैं, तो नमक का जो घोल होता है जिनमें सब्जियों को जिससे सब्जियों को प्रिजर्व किया जाता है उसको ब्राइन बोलते हैं भाई। अगला है हार्मोन शब्द किसने दिया, तो हार्मोन शब्द स्टारलिंग ने दिया। स्टारलिंग जी ने हार्मोन शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन भारत में होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो विश्व में सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। और पहला स्थान चाइना का है। ठीक है, कुछ लोग ब्राज़ील बता रहे थे, लेकिन भाई ब्राज़ील नहीं है, चाइना है नंबर 1 पे। अगला है पिचिंग किस में किया जाता है, तो लौकी और कद्दू में किया जाता है। पिचिंग जो है वह लौकी और कद्दू में किया जाता है। अगला है फल परिरक्षण पर सर्वप्रथम कार्य किसने किया, तो निकोलस एपर्ट जी ने किया। फल परिरक्षण पर या फ्रूट प्रिजर्वेशन पर किसने किया था भैया, निकोलस एपर्ट ने किया था। कब किया था, सन 1775 ईस्वी में। अगला है परिरक्षण उद्योगशाला कहाँ स्थापित की गई है, तो मुंबई में सन 1920 ईस्वी में परिरक्षण उद्योगशाला को स्थापित किया गया था। देश का प्रथम फल परिरक्षण कारखाना 1935 ईस्वी में मुंबई में ये स्थापित किया गया था। ठीक है, पहला परिरक्षण कारखाना जो है वह सन 1935 ईस्वी में मुंबई में यह स्थापित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब भाई एग्जाम में आने वाले। अगला CFTRI की स्थापना कब हुई, तो CFTRI की स्थापना 1950 में मैसूर में हुई। अगला है FPO का पूरा नाम बताइए, तो FPO का पूरा नाम फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है, जिसे 1955 में स्थापित किया गया। और ये एग्जाम में आएगा भाई, क्योंकि इतना पेपर सब में पूछा है। अगला है खाद्य एवं पोषण बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो खाद्य एवं पोषण बोर्ड की स्थापना सन 1973 ईस्वी में हुई थी। अगला है फल व सब्जी का भारत का कितने % भाग प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक है, भारत में जो फल और सब्जी का उत्पादन होता है उसमें से कितने % भाग का प्रोसेसिंग किया जाता है, तो 2% से भी कम। 2% से भी कम 1.75 कुछ अप्रोक्सीमेट इतना का सिर्फ प्रोसेसिंग किया जाता है हमारे भारत देश में। ठीक है, मतलब बहुत ही कम। 10 किलो आप उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें से 1 किलो का भी प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला है 1 किलो में बोले एक, हाँ वही कंद वाली सब्जियों की खुदाई के बाद 2 से 5 दिन तक खेत में ही छोड़ना क्या कहलाता है, क्योरिंग कहलाता है। ठीक है भाई, जो कंद वाली सब्जियां होती हैं जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया और लहसुन हो गया, इन सभी को क्या होता है जब इनकी खुदाई हो जाती है ना तो इनको 4 से 5 दिन के लिए खेत में छोड़ दिया जाता है। क्यों इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्योरिंग बोला जाता है। अगला है फल और सब्जियों को कृत्रिम रूप से पकाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो राइपेनिंग कहते हैं। ठीक है, फल और सब्जियों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रक्रिया को राइपेनिंग कहते हैं। और फलों को पकाने के लिए किसका किया जाता है, इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला है ZECC का पूरा नाम बताइए, तो ये अभी इम्पॉर्टेंट है। ZECC का पूरा नाम होता है जीरो एनर्जी कूल चेम्बर। ठीक है, पूछेगा कि कौन सा प्रिजर्वेटिव क्या है, मशीन है जिसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं लगती है। ठीक है, तो भाई कौन सा है, ZECC जीरो एनर्जी कूल चेम्बर, इससे किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। अगला इसकी खोज 1982 में ICR में YSK राय तथा खुर्दिया जी ने की थी। ठीक है, खुर्दिया और YSK राय इन दोनों ने मिलकर इसकी खोज की थी। उस समय वो लोग ICR में थे, सन 1982 ईस्वी की बात है। अगला क्वेश्चन है PFA का पूरा नाम बताइए, तो PFA का पूरा नाम होगा भाई
प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट सन 1954, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। अगला CFTRI का पूरा नाम बताइए, तो CFTRI का पूरा नाम होगा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मैसूर कर्नाटक में 1950 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। अगला है CIPHET का पूरा नाम बताइए, तो CIPHET का पूरा नाम होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लुधियाना, 1989 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। फिर से सुनिएगा भाई, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि लुधियाना में है, 1989 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। अगला है FSSAI, इसका पूरा नाम बताना है, तो इसका पूरा नाम होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सन 2011 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। इसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। अगला है 40 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम पर किसी उत्पाद को परिरक्षित करना क्या कहलाता है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है भाई। क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है किसी भी फल या सब्जी को या किसी भी उत्पाद को यदि 40 डिग्री से कम तापमान में आप क्या करेंगे, उसको परिरक्षित कर देंगे, तो वह क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। अगला कार्बनिक परिरक्षण में शामिल होता है, जो कार्बनिक परिरक्षण है उनमें शामिल होता है भाई नमक, चीनी और सिरका, ठीक है। नमक 15 से 20% यूज किया जाता है, चीनी 60 से 70%, सिरका 2 से 3%, ठीक है। तो ये इन सभी का यूज किया जाता है कार्बनिक परिरक्षक के रूप में। अगला है रंगहीन फलों के परिरक्षण में कौन सा उपयोग किया जाता है, तो जो रंगहीन फल होते हैं उनके परिरक्षण में सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यह मुख्य रूप से नींबू वर्गीय फल में किया जाता है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो होता है मुख्य रूप से इसका प्रयोग नींबू वर्गीय फलों में किया जाता है। और रंगीन फलों में किसका यूज किया जाता है, तो रंगीन फलों में सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। किसका भाई, सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। अगला है सब्जियों को किससे प्रिजर्व किया जाता है, तो सब्जियों को 2 से 3% नमक के घोल से प्रिजर्व किया जाता है, ब्राइनिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्राइनिंग, ठीक है। सब्जियों को क्या करना, प्रिजर्व करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्राइनिंग कहलाती है। और 2 से 3% नमक के घोल में सब्जियों को क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। फलों किस में प्रिजर्व किया जाता है, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस शर्करा के घोल में क्या किया था 20 से 25% शर्करा के घोल से प्रिजर्व किया जाता है। इस प्रोसेस को सिल्पिंग बोलते हैं, ठीक है। पूछेगा कि कार्बनिक रूप से फलों को किससे संरक्षित किया जाता है या परिरक्षित किया जाता है, तो आप लोग वहाँ पे इसको लिखेंगे, ठीक है। अगला पूछा डब्बों को सील करने से पहले का तापमान कितना होता है। जब डब्बों जैसे किसी चीज़ की पैकिंग करते हैं तो डब्बा बंद होगा, तो डब्बा को सील करने से पहले उसका तापमान 74 से 75 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। 74 से 75 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है फलों का गूदा चीनी व खटास को मिलाकर बनाया गया पारदर्शक पदार्थ क्या कहलाता है, तो फलों का गूदा, जैसे इसमें गूदा ध्यान देना है, अभी ये क्या है उसमें सिर्फ रस का ध्यान देना है, ठीक है। तो फलों का गूदा चीनी और खटास को मिलाकर बनाया गया अपारदर्शक पदार्थ जैम कहलाता है। इसके लिए सबसे उपयुक्त फल होता है सेब, ठीक है। पूछ सकता है कि कौन सा फल है जो कि जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, सेब। और इसका जो TSS मान होता है टोटल सॉल्यूबल सॉलिड, वह 68% होता है। और इसमें एसिडिटी जो होती है, अम्लता 0.5 से 0.6 होती है। और फल का भाग जो होता है, जैसे जब जैम बनाते हैं उसमें फल कितना होता है, 45% फल का भाग होता है, ठीक है। pH इसका 3.5 होता है। और अंतिम उबाल बिंदु 105 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। जैम बनाने के लिए अंतिम उबाल बिंदु कितना होता है, तो 105 डिग्री सेल्सियस। आगे है अगला, फलों के रस चीनी व खटास को एक साथ मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है, तो जेली कहलाता है, ठीक है। जब फलों के गूदा चीनी और खटास को एक साथ मिलाकर तैयार करेंगे और अपारदर्शक पदार्थ आएगा तो उसको बोलेंगे भाई जैम, ठीक है। और इसको बोलेंगे जेली। इसके लिए सबसे उपयुक्त फल है अमरूद, ठीक है। पूछ सकता है कि जेली के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है, तो अमरूद जो है जेली के लिए सबसे उपयुक्त फल है। जेली का प्रमुख घटक होता है पेक्टिन, ठीक है। जेली का प्रमुख घटक क्या होता है, पेक्टिन होता है। इसका TSS जो होता है 65% होता है, ठीक है। इसमें एसिडिटी 0.75 से 0.9% होती है। पेक्टिन 1% होता है। फल का रस 45% होता है। और इसका pH मान 3.2 होता है। और अंतिम उबाल बिंदु 105.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है
टमाटर श्वास का TSS कितना होता है? टमाटर का जो श्वास होता है उसका TSS कितना होता है? तो भाई उसका TSS 20 से 30% होता है टमाटर के श्वास का। और टमाटर के श्वास को छोड़कर, ठीक है, सभी जो श्वास होते हैं उनकी जो TSS वैल्यू होती है वह 16% होती है, ठीक है। टमाटर का सिर्फ TSS 20 से 30% होता है और सभी का सिर्फ 16% होता है। इसको प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है, ठीक है, सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है इसको प्रिजर्व करने के लिए। अगला है, फल परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? तो फल परीक्षण का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता का नियंत्रण। फल का परीक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे, उसको हम लोग अधिक कीमत पर बेच सके भाई, तो इसलिए उसकी गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए फल का परीक्षण किया जाता है। अगला है, मार्मलेड बनाने के लिए हेतु सर्वोत्तम फल। तो जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उनका यूज किया था मार्मलेड बनाने के लिए। अगला है, मुरब्बा हेतु उपयुक्त फल। तो आंवला, आंवला जो मुरब्बा के लिए सबसे उपयुक्त फल माना जाता है। अगला है, इथाइलिन कैसा हार्मोन है? तो गैसीय हार्मोन है, ठीक है। इथाइलिन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है भाई? तो पकाने के लिए फलों को किया जाता है, आप लोग को पता ही होगा। अगला है, शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहा जाता है? वैसे फलों का राजा तो आम को कहा जाता है, लेकिन शीतोष्ण फलों का भी एक राजा है। तो शीतोष्ण सभी मौसम की एक अपने अपने राजा होते हैं, फलों में भी, सब्जियों में भी, अनाजों में भी, ठीक है। तो ये जो शीतोष्ण फल हैं इनका इसका राजा कौन है? तो सेब है। अगला है, IIVR का पूरा नाम बताइए। तो IIVR का पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो कि अपने वाराणसी में स्थित है। सन 1999 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था, वाराणसी जो यूपी में है, ठीक है। अगला है, आम का भंडारण हेतु उपयुक्त तापमान कितना है? तो आम को भंडारित करने के लिए 8.3 से 10.3 डिग्री सेल्सियस तापमान जो उपयुक्त होता है। अमरूद के लिए भी इतना ही होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि 8 से 10 डिग्री सेल्सियस। अगला है, CISH का पूरा नाम बताइए। तो CISH का पूरा नाम होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, जो कि लखनऊ यूपी में स्थित है। अगला है, IIHR। तो IIHR का पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो कि हिसारघट्टा बेंगलोर में स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, NHB का पूरा नाम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा एग्जाम में। इसका पूरा नाम होता है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जो को गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, ठीक है। 1984 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। अगला है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से घेगा रोग होता है। पूछ सकता है, इसलिए मैंने करवा दिया, बहुत ज़्यादा बात नहीं, एक ही क्वेश्चन इसलिए मैंने सभी को करवा दिया। अगला है, संरक्षित पदार्थों की गुणवत्ता का नियंत्रित संस्था, ठीक है। जो संरक्षित पदार्थ होते हैं जैसे कि वो कई राशन, सोडियम बेंजोएट हो गया, ठीक है, मेटाबाइसल्फाइड हो गया, इन सभी को जो ये सब प्रिजर्वेशन वाले पदार्थ हैं, संरक्षित करने वाले पदार्थ हैं, इनकी गुणवत्ता का नियंत्रण कौन करता है? तो FPO करता है। और FPO की शुरुआत कब हुई? 1955 में हुई। अगला है, फलों व सब्जियों में वैक्स कोटिंग क्यों किया जाता है? तो श्वसन को रोकने के लिए। श्वसन रोक देंगे भाई उसकी तनी से श्वसन रोक देंगे तो फल जो है कुछ अधिक समय तक चलेगा, ठीक है, रेस्पिरेशन नहीं होगा। अगला है, किसी पदार्थ की वैल्यू बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से क्या किया जाता है? तो यदि किसी भी पदार्थ की वैल्यू बढ़ाना तो आप उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। यदि किसी चीज़ की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देंगे तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। कोई सेब है वह 5 दिन में ख़त्म हो जा रहा है, आप उसको क्या करेंगे? उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा के उसको 10 दिन में नुकसान होगा उसको कोई भी, तो ये इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी भाई। कस्टमर भी देखेगा तो कहेगा भाई ये 10 दिन में ख़त्म होगा, 10 दिन में ख़राब होगा, तो इसीलिए इसको ले लो भाई, 10 दिन तक खाएंगे। तो यही मतलब है कि सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। ये किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ाना है तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा देंगे, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये सिर्फ फलों में, सब्जियों में नहीं, सभी पे यूज होता है, मनुष्यों पर भी यूज होता है, ठीक है। अगला है, सब्जियों में कितने % नमी पाई जाती है? तो 80% नमी पाई जाती है सब्जियों में। अगला है, प्रथम फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में। प्रथम फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में 1949 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। और 50वां क्वेश्चन, NIFTEM का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, जो कि सोनीपत हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो यह था आप लोग का 50 क्वेश्चन ए, और 15 क्वेश्चन में 50, 60, 65 क्वेश्चन हो गया। आगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन अगला है,
जेली मीटर के प्रयोग से क्या ज्ञात किया जाता है? तो पेक्टिन ग्रेड। जेली मीटर के प्रयोग से पेक्टिन ग्रेड ज्ञात किया जाता है, कितनी पेक्टिन है कितनी मात्रा में। ठीक है, अगला है अस्थायी परिरक्षण किसे कहते हैं? तो स्टरलाइजेशन को। स्टेरिलाइजेशन को अस्थायी परिरक्षण भी परिरक्षण बोला जाता है। अगला है फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर है? भाई लखनऊ में है। अगला है सब्जियों का प्रोसेसिंग तापमान कितना होता है? तो 115 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है सब्जियों एवं फलों की सतह पर मोम लगाना क्या कहलाता है? वैक्सिंग कहलाता है। टमाटर केचप का TSS कितना होता है? तो ये तो मैंने बता ही दिया। अगला है काली गर्दन किसकी समस्या है? तो श्वास की। अगला है रीग्रीनिंग उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो जिब्रेलिन जो है रीग्रीनिंग उत्पन्न करने वाला हार्मोन है। अगला है सब्जियों के 2 से 5 मिनट तक उबाल कर उसे उनको ठंडा करना क्या कहलाता है? उससे उन्हें भाई ब्लांचिंग बोलेंगे। यहाँ पे प्री कूलिंग लिखा है यार। ठीक है, सब्जियों को 2 से 5 मिनट तक उबाल कर उसे फिर पुनः ठंडा करना ब्लांचिंग कहलाएगा। प्री कूलिंग क्या होता है भाई? प्री कूलिंग वो होता है आपने सब्जी को काट के लाया वैसे ही रख देंगे कुछ टाइम तक, वो अपने आप कूल हो जाएगा। ठीक है, अगला है जैम को संरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो चीनी को। अगला सिरका में कौन सा अम्ल अधिक होता है? तो एसिटिक अम्ल अधिक होता है। अगला टमाटर सॉस में मिलावट का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाइकोपीन का। ठीक है, अगला है पार्श्वीकरण का औसत तापमान कितना है? तो 70 से 80 डिग्री सेल्सियस। अगला है रंगीन पदार्थ के संरक्षण रंगीन फलों के संरक्षण में कौन सा उपयुक्त संरक्षक है? तो सोडियम बेंजोएट। जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल अमरूद। मैंने तो ये सब बता ही दिया है यार, सॉरी। प्याज का छिलका उतारने की प्रक्रिया किसके लिए उपयोग होता है? तो पीलिंग के लिए। अगला है ब्रायन के घोल में नमक की मात्रा 1 से 3%। अगला क्वेश्चन है फलों को सुखाते समय डिहाइड्रेटर का तापमान कितना रखते हैं? तो 66 से 71 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है सेब का, अरे यार भाई, अगला क्वेश्चन रहेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी है। तो क्वेश्चन है लाल रंग के फलों में पाया जाता है विटामिन ए तथा एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब रोग रक्षक। ठीक है, अगला है फलों व सब्जियों में प्राकृतिक रंग किसी कारण पाया जाता है? तो फाइटोलाइकोपिन के कारण। ठीक है, फल और सब्जियों में प्राकृतिक रंग फाइटोलाइकोपिन के कारण पाया जाता है। अगला लाल व बैगनी रंग के फलों में किस प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं? तो एंथोविन। ठीक है, अगला है सफ़ेद रंग के फल और सब्जियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं जो कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाते हैं? तो फ्लेवोनाइट्रस व एलिसिन। ठीक है, फ्लेवोनाइट्रस और एलिसिन जो होते हैं वह सफ़ेद रंग के फल व सब्जियों में पाए जाते हैं जो कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाते हैं। अगला है पीले रंग के फलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि किस एंटीऑक्सीडाइड द्वारा पाया जाता है? तो बीटा काइपटाक्सेंथीन। ठीक है, बीटा काइपटाक्सेनाथीन। ठीक है, इसके कारण जो होता है पीले रंग के फलों में प्रतिरोधक क्षमता में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। अगला है हरे फलों में कौन से तत्व पाए जाते हैं जो नेत्रों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं? तो ल्यूटीन एवं जियोजंथीन तथा विटामिन बी और सी। ठीक है, हरे फल में हरे फल में ये सब पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं नेत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अगला नारंगी रंग के फलों में विटामिन तथा बीटा कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है। जो नारंगी रंग के फल होते हैं उनमें विटामिन ए तथा बीटा कैरोटीन पाया जाता है। अगला है सेब के छिलकों में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो पैक्टिन। यह क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल रक्त शर्करा को कम करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और रक्त शर्करा को कम करता है। अगला है पपीते को कहा जाता है सेहत का खजाना। पूछेगा कि इनमें से सेहत का खजाना किसे कहा जाता है? तो पपीता वहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो उसके ऊपर सही करेंगे। ठीक है, अगला पपीता में क्या पाया जाता है? तो पपीता में A, C, D, E और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन बोलूँगा क्योंकि 175 क्वेश्चन इस PDF में है तो टाइम बहुत लग जाएगा। अगला है पपीन एंजाइम किसका पाचन करता है? तो पपेन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। अगला है उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो केला जो होता है उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अगला है केले में पाया जाता है। तो केले में सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज तथा रेशा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन बी, साथ ही साथ कैल्शियम और फास्फोरस भी या फास्फेट आदि पाए जाते हैं। अगला है आंवले का रस पीने से नष्ट हो जाते हैं। तो उदर कृमि जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। अगला है अनार में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है? तो फ्लेवेनाइडस। ठीक है, फ्लेवेनाइडस जो होता है अनार में पाया जाता है और यह कैंसर से बचाता है। अगला क्वेश्चन है अनानास में पाया जाता है। तो ब्रोमीलिन। अनानास जो होता है उसमें ब्रोमीलिन पाया जाता है। अगला है सब्जियों की न्यूनतम आवश्यकता कितनी है? तो 285 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है, 285 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जियों की न्यूनतम आवश्यकता है। अगला है विटामिन बी को कहते हैं। तो विटामिन बी को ही थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। पूछ देगा कि थायमिन
किस विटामिन से आता है, तो बी, ठीक है। अगला विटामिन सी को कहते हैं, तो विटामिन सी को स्कोर्बिक एसिड कहते हैं। अगला नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड NHB की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1984 में गुरुग्राम में हुई, अभी मैंने बताया था इसको। अगला है केला का फल उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है हमारे भारत देश में। अगला है आम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। आम का सबसे कम क्षेत्रफल में कहाँ उगाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। चीकू को विशेष रूप से कहाँ पर उगाया जाता है? तो कर्नाटक, गुजरात में। और पपीते का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला आंध्र प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा फल उत्पादक देश चीन, और दूसरे नंबर पे भारत, ठीक है। तो ये देखिए कुछ फल दिए हैं, इन सभी के लिए अनुकूलतम भंडारण तापमान दिया गया। जैसे सेब के लिए 13 से 33 डिग्री सेल्सियस जो होता है बहुत ही उपयुक्त होता है भंडारण के लिए, ठीक है। केला के लिए 12 डिग्री सेल्सियस, अंगूर के लिए 0 से 1.7 डिग्री सेल्सियस, अमरूद के लिए 8.3 से 10 डिग्री सेल्सियस, और खीरे के भंडारण के लिए 10 से 11 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, आम के लिए 8.3 से 10.3 डिग्री सेल्सियस, संतरा के लिए 8.3 से 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यह जो होता है भंडारण तापमान होता है, अनुकूलतम भंडारण तापमान, याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूनतम श्वसन क्रियाशीलता 40 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति किलो घंटा से कम किस में पाया जाता है? तो आलू, प्याज और खीरा में, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए, आप लोग को मैंने पीछे बताया हो इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। अगला है घरों में उपयोग किए जाने वाले रेफ्रिजरेटरों में कौन सा गैस द्वारा शीतल होता है? तो फ्यून गैस। घरों में जब रेफ्रिजरेटर प्रयोग किया जाता है वो फ्यून गैस के कारण जो होते हैं जल्दी से शीतल हो जाते हैं, ठीक है। अगला व्यावसायिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाले शीत घरों में किस गैस द्वारा शीतल किया जाता है? तो अमोनिया गैस। जो व्यावसायिक स्तर पर जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, वहाँ पे ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का यूज किया जाता है। अगला सब्जियों में कितने % नमी पाई जाती है? तो 80%। अगला क्वेश्चन है आमों के हस्तांतरण के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तो प्लास्टिक क्रेट का। आम के विपणन के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लास्टिक क्रेट का यूज किया जाता है। अगला है खमीर का उपयोग किसका निर्माण में किया जाता है? तो शराब, साइडर, बियर, सिरका, डबल रोटी, इन सभी के निर्माण में खमीर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं की वृद्धि के लिए अनुकूलतम तापमान? तो 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। अगला है उबलते पानी के तापमान पर क्या निष्क्रिय हो जाते हैं? तो प्रकीनो जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला खमीर कैसे होते हैं? तो खमीर एक कोशिकीय होते हैं, और फफूंद कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। अगला है फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण सर्वप्रथम संगठित तरीके से कब शुरू किया गया? तो 1857 ईस्वी में। फल और सब्जियों का प्रसंस्करण जो है, प्रोसेसिंग जो है, सबसे पहले संगठित तरीके से 1857 में स्थापित किया गया था या शुरू किया गया था। अगला है फल एवं सब्जियों की डिब्बाबंदी कब शुरू की गई थी? तो सन 1927 ईस्वी में। अगला है फादर ऑफ कैरिंग, डिब्बाबंदी के पिता कौन है? तो निकोलस एपर्ट जी हैं, ये फ्रांस के एक वैज्ञानिक बोल सकते हैं इनको। ये 1804 ईस्वी में इन्होंने डिब्बाबंदी का खोज किया था, ठीक है। अगला है भारत का पहला फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग कब और कहाँ स्थापित हुआ? तो 1935 ईस्वी में मुंबई में स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है CFTRI का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और सन 1950 ईस्वी में मैसूर में स्थापित हुआ था। अगला यह PO का पूरा नाम, तो यह PO का नाम फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कब और किसके द्वारा पारित किया गया? तो 1955 में पारित किया गया, भारत सरकार के द्वारा, याद रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रथम फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में सन 1949 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है सब्जियों में सबसे ज़्यादा नुकसान 36% किस जीवाणु से होता है? तो साफ्ट रोड जीवाणु एक होता है, साफ्ट रोड, यह जो होता है सब्जियों में 36% का नुकसान करता है। फलों में सबसे ज़्यादा नुकसान किसके कारण होता है? तो पेनिसिलिन के कारण, पेनिसिलिन के कारण सब्जियों में फलों में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अगला तुड़ाई के बाद सबसे ज़्यादा हानि किस फल में होता है? तो पपीते और संतरे में, पपीता और संतरा में सबसे ज़्यादा हानि होता है। अगला सब्जियों में सड़ने की समस्या है, तो फूल गोभी, फूल गोभी होता है जल्दी सड़ जाता है। अगला क्योरिंग की प्रक्रिया की जाती है, तो प्याज, लहसुन, शकरकंद, हल्दी, अदरक, मतलब जो कंद वाले सब्जियाँ होती हैं उनमें किया जाता है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि 4 से 5 दिन तक खुला हुआ छोड़ देते हैं, इसीलिए। अगला है डिग्रेनिंग की प्रक्रिया की जाती है, तो मौसमी, संतरा, केला, आम, पपीता में, ठीक है। अगला है एपीडा अस्तित्व में आया, तो एपीडा जो है APEDA अस्तित्व में कब आया? 1985 में। अगला क्वेश्चन है सबसे जल्दी खराब होने वाले फल कौन से है? तो फालसा, केला, स्ट्रॉबेरी, आम और तरबूज। और सबसे जल्दी खराब होने वाले सब्जी पालक, पका टमाटर, फूल गोभी, पात गोभी, ठीक है। यहाँ पे कुछ फल और सब्जियों के नाम दिए, यहाँ पे परिपक्वता अवस्था दिया, ठीक है। तो इसको भी मैंने बताया, इसलिए इसको भी नहीं बताएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं, या PDF लेना चाहे तो ले सकते हैं, और यदि आप लोग इसको देखे नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जा करके आप लोग देख सकते हैं। अगला है
सब्जियों और फल के नाम, ठीक है। अंगूर जो है इसका कितना TSS वैल्यू है, ठीक है। संतरा का कितना TSS वैल्यू है, ठीक है। इसको टोटल सस्पेंडेड सॉलिड भी बोला जाता है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड भी बोला जाता है, ठीक है। अगला है अंगूर, ठीक है। थॉमसन सीडलेस, तो इसमें 18 से 22% डिग्री भी तो इसको भी मैंने बताया हुआ, इसलिए इसको भी नहीं, जो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा भाई, इसको बताने में, लिए 5 से 6 मिनट लग जाएगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इसको भी नहीं बताएंगे। आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो मैंने बनाया हुआ है, और यदि आप लोग इसका PDF भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगला है भारत सरकार द्वारा खाद्य एवं पोषण बोर्ड की स्थापना कब की गई? सन 1973 ईस्वी में। अगला सिरका में एसिटिक अम्ल की मात्रा 4 से 6%। पेय पदार्थों का pH 4.5 से 5.5 होता है, ठीक है। जेली बनाने के लिए कौन कौन से फल उपयुक्त हैं? तो कटहल, अमरूद, ठीक है, क्योंकि कटहल में पेक्टिन सबसे अधिक पाया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा 3% पाया जाता है, और अमरूद, ठीक है। जेली बनाने के लिए 2 फल बहुत उपयुक्त होते हैं, कटहल और अमरूद। अगला है जेली का रोना या व्हिपिंग जेली क्या कहलाता है? तो अधिक अम्लता या खटास की अधिकता को ही जेली का रोना या व्हिपिंग जेली बोलते हैं। अगला है क्लाउडी जेली किसे कहते हैं? तो अधिक पकाने से क्लाउडी जेली बनता है। अगला है जैम के लिए सबसे उपयुक्त फल, तो सबसे उपयुक्त तो सेब है, उसके बाद आम, पपीता, स्ट्रॉबेरी, अनानास, चीकू, ये सब क्या है? जैम के लिए सबसे उपयुक्त फल है। अगला बिना चाशनी वाली मुरब्बा को क्या कहते हैं? तो कैंडी कहते हैं, इसका TSS वैल्यू 75% होता है। अगला है मुरब्बा के लिए उपयुक्त फल, तो आंवला और एसगार्ड, या इसको पेठा बोलते हैं। अगला है शराब के लिए उपयुक्त फल, अंगूर। शराब में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा 13 से 20%, pH 3.5 से 4। अगला है सीडार के लिए उपयुक्त फल, सेब। सीडार कैसा किण्वन है? तो एल्कोहलिक किण्वन है। अगला है सीडार में चीनी की मात्रा 10%। सिरका द्वारा परीक्षण किसका किया था? तो अचार, केचप और सॉस का। अगला है रंगीन फलों का परीक्षण किससे किया था? तो सोडियम बेंजोएट से 700 से 1000 ppm से इसको क्या करते हैं? परिरक्षित करते हैं। अगला है रंगहीन फलों का परीक्षण किससे किया था? तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से, ठीक है, इसको KMS बोला जाता है, और 350 ppm से इसको परिरक्षित किया जाता है। अगला है निर्जलीकरण क्रिया अपनाते हैं किसमें? तो प्याज और भिंडी में। अगला क्वेश्चन है खमीर की वृद्धि का अनुकूलतम तापमान कितना है? तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। अगला है डिब्बा बंदी के लिए मटर, प्याज और अंगूर, ठीक है। अगला एसिटिक अम्ल द्वारा परीक्षण किया जाता है, तो अचार, चटनी, केचप और सिरका का। लैक्टिक अम्ल द्वारा दूध से दही का। अगला सिट्रिक अम्ल द्वारा परीक्षण, तो जैम, जेली, पालक, स्क्वैश का किया जाता है, और कार्डियल एवं मार्मलेट किससे बनते हैं? तो नींबू और की फलों द्वारा। अगला जेली में पेक्टिन कितना पाया जाता है? तो 1% पाया जाता है, और पेक्टिन को जेली मीटर द्वारा नापा जाता है, सॉरी जेल मीटर द्वारा। अगला है बैक्टीरिया कितने pH पर ग्रोथ करते हैं? तो 4 से 7.5 pH पर ग्रोथ करते हैं। अगला निकोलस एपर्ट ने डिब्बा बंदी को क्या कहा? तो निकोलस एपर्ट जी ने ही डिब्बा बंदी को खोज किया था, इन्होंने इसे एपर्टाइजिंग कहा था, ठीक है। अगला छिलके को उतारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पीलिंग कहलाती है। अगला है नमक के घोल की सांद्रता मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो सीलोमीटर का यूज किया जाता है। अगला है दुर्गंध पैदा करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो फिनोलेज, यह जो होता है दुर्गंध उत्पन्न करता है। अगला है फल एवं सब्जी हेतु फ्रीजिंग तापमान कितना होता है? तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अगला है TSS ज्ञात करने का यंत्र कौन सा है? तो रिफ्रैक्टोमीटर से TSS ज्ञात किया जाता है। अगला है किस सब्जी का प्रयोग मुरब्बा बनाने में होता है? तो मेड़ा या कद्दू। अगला है आम का भंडारण हेतु उपयुक्त तापमान कितना है? 7 से 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब्जी पूछा था इसलिए यहाँ पर कुमेड़ा और कद्दू बोला गया, फल पूछता तो भाई आंवला ही रहता। अगला है सब्जियों को 2 से 5 मिनट उबालकर ठंडा करने की प्रक्रिया ब्लांचिंग कहलाती है, ठीक है। अगला है काली गर्दन की समस्या किसमें होती है? तो सॉस में होती है। अगला है जेली के अंतिम बिंदु पर तापमान कितना होता है? तो जेली में 105 डिग्री सेल्सियस, और जैम में 105.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, थोड़ा सा। अगला है माइकोटॉक्सिन पैदा करता है, तो मोल्ड। अगला है लाई पीलिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रासायनिक पीलिंग के नाम से जाना जाता है। केले का भंडार तापमान कितना है? तो 12 से 13 डिग्री सेल्सियस। अनानास व कटहल का भंडार तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस। बेल, पपीता, अमरूद का भंडार तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस। संतरे का भंडार तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस। चीकू का 3 से 4 डिग्री सेल्सियस। अंगूर, लीची, अनार, सेब का 0 से 1 डिग्री सेल्सियस। शकरकंद, आलू का ताप भंडारण के लिए 10 से 13 डिग्री सेल्सियस। बैगन, खीरा का 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। पके हुए टमाटर, हरी मिर्च का 7 से 8 डिग्री सेल्सियस। कोल क्रॉप, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली, शलजम भंडार तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ,
लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पिछला वाला वीडियो नहीं देख, अगर नहीं समझ में आएगा जहाँ पर भी भाई आप इसी से रिलेटेड पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा धीरे धीरे समझा समझा के बताया गया है। ठीक है, अगला है यहाँ पर भी देखिए क्या क्या दिया है। बोला है जेली किससे बनाता है, जैम, मार्मलेट, कांजी, वोडका। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, इसको हमने नहीं बताया था। तो जेली अमरूद, जैम सेब, उपयुक्त फल का यहाँ नाम दिया गया है। मार्मलेट के लिए नींबू वर्गीय फल, कांजी के लिए काली गाजर, वोडका के लिए आलू, टोंडी के लिए नारियल, सिरार के लिए सेब, शराब के लिए अंगूर, रम के लिए मोलोसिस, फीनी के लिए काजू, सिरका के लिए जामुन, एरूसरी के लिए कद्दू, सोकट के लिए पात गोभी, चिप्स के लिए आलू और केला, माल्ट सिरका के लिए जौ और कॉर्डियल के लिए नींबू। ठीक है, ये सब उपयुक्त फल और सब्जियां हैं। अगला है टमाटर केचप बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षक का यूज किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। अगला है कौन सा फल जैम बनाने के लिए उपयुक्त है, तो सेब, नाशपाती, चीकू, खुमानी, लोकाट, आड़ू, पपीता, करौंदा, गाजर। ये सब क्या है, जैम बनाने के लिए उपयुक्त फल है। और भी इसी में दिया है स्ट्रॉबेरी, आम, टमाटर, अंगूर, खरबूजा, अमरूद। ठीक है वैसे तो भाई बहुत सारे फल हैं, लेकिन मुख्य फल कौन सा है, तो आम, सॉरी सेब। अगला है सब्जियों को डिब्बा बंद किया जाता है किसमें, ड्राई ब्राइन में। अगला है डिब्बा बंद करने से पहले फलों को उबाला जाता है कितने डिग्री सेल्सियस में, 80। और डिब्बा बंद फलों और सब्जियों का निकास तापमान 80 से 82 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला जेली बनाने के लिए आदर्श फल में प्रचुर मात्रा में क्या होना चाहिए, तो पेक्टिन एसिड। जिसमें प्रचुर मात्रा में पेक्टिन एसिड रहेगा उसका जेली अच्छा बनेगा। अगला है सभी सब्जियां प्रकृति में किस प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है भाई। अगला है त्वरित हिमीकरण का तापमान कितना है, तो -18 से -25 डिग्री सेल्सियस। अगला है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो एस.के. राय और खुर्दिया के द्वारा सन 1986 ईस्वी में, 1982 या 86 है, 1 मिनट में थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, 1982 है कि 1986 है, 1982 रहेगा। ठीक है, देखिए इसका जो डाटा है ना अलग अलग देता है, कहीं पर 1985 दे दिया है, कहीं पर 86 दे दिया है, कहीं पर 1980 दे दिया है। तो इसलिए ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देखिएगा, अगर 1982 रहेगा तो 82 लगाइएगा, 82 न रहे 86 रहेगा तो 86 लगाइएगा। अगला है फसल कटाई के बाद कितना उत्पादन बेकार हो जाता है, तो 40% उत्पादन जो था बेकार हो जाता है। स्वीट मीट किसके द्वारा बनाया था, तो गाजर और पेठा के द्वारा। अगला है चीनी और नमक के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं, तो परासरण या ओस्मोसिस। अगला है सब्जी की डिब्बाबंदी में प्रयुक्त नमक का घोल 102%। माजा कोल्ड ड्रिंक में आम की किस किस्म का यूज किया था, तो अल्फांसो। निर्जलीकरण तापमान समानतः सब्जी के मामले में 60 से 66 डिग्री सेल्सियस पे होता है। लाइव पिलिंग किसके द्वारा किया जाता है, तो 10% गर्म क्षार घोल का, कास्टिक सोडा का मतलब कास्टिक सोडा के द्वारा। ठीक है, अगला पास्चुराइजेशन किस कारण होता है, तो 30 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस से पास्चुरीकरण किया जाता है। दुनिया में नंबर 1 प्रसंस्करण सब्जी टमाटर है। आम की तुड़ाई का भौतिक मानदंड है हल्का हरा रंग रहना चाहिए, हल्का टपका छड़ होना चाहिए, हल्का पीला रंग होना चाहिए। ठीक है, CIPHET का पूरा नाम होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यह लुधियाना में स्थित है, 1989 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। अगला है प्री कूलिंग क्या है, तो फील्ड हीट को हटाना। अगला है फल और सब्जियों की क्षमता रखने के लिए JDCC है, तो जीरो एनर्जी कूल चेम्बर। जीरो एनर्जी कूल चेम्बर में अंदर का तापमान कितना होता है, ठीक है, जीरो एनर्जी जो कूल चेम्बर होता है उसमें अंदर का तापमान 25 से 90 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस और 90% आर्द्रता होता है। ठीक है, और इसकी क्षमता 1 क्विंटल की होती है। अगला है फल और सब्जियों के अवांछनीय क्षतिग्रस्त प्रकार को हटाना, सॉर्टिंग कराता है। फल और सब्जियों की कटाई के बाद कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी पैकिंग सामग्री नहीं, तो वैन में किसी चीज़ को पैक नहीं किया जाता है, डायरेक्ट उसकी इसी चीज़ में पैक करके उसके बाद वैन में रखा जाता है। अगला कौन सी मैनुअल कटाई की विधि नहीं, तो ट्रंक से कर। अगला है पकने वाला हार्मोन कौन सा है, पकाने वाला, तो एथिलीन। अगला है परिरक्षण के लिए नमक की कितनी सांद्रता का उपयोग किया जाता है, तो 15 से 20%। अगला है डिब्बा बंद उत्पाद का भंडारण तापमान कितना है, तो 5 डिग्री सेल्सियस। क्योरिंग किसमें की जाती है, तो प्याज में भाई मुख्य रूप से। अगला है फल परिरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गुणवत्ता का नियंत्रण करना। मार्मलेट बनाने के लिए सबसे सर्वोत्तम फल नींबू वर्गीय फल। खाद्य पदार्थों में कितने % शर्करा परिरक्षण का काम में लिया जाता है, तो 66% का। अगला है खाद्य पदार्थों में कितने % मात्रा सिरका परिरक्षण में लेते हैं, तो 2 से 3%। अगला है सीडार किससे बनाया था, तो सेब से बनाया था भाई, 3 जगह एक क्वेश्चन हो गया है। अगला है आम की कौन सी किस्म डिब्बाबंदी के लिए सबसे उपयुक्त है, तो दशहरी। अगला है सब्जियों की डिब्बाबंदी में संसाधन को उपयुक्त तापमान कितना रखते हैं, तो 115 से 121 डिग्री सेल्सियस।
फलों की डिब्बाबंदी के लिए संसाधन को भी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। अगला है फलों की डिब्बाबंदी के लिए शर्करा की सांद्रता 20 से 25% रखी जाती है। भारत सरकार ने खाद्य परीक्षण व्यवसाय विकास संस्थान की स्थापना कब की? तो 1958 ईस्वी में की थी। अगला है भारत के किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा फल प्रोसेसिंग कारखाना स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला है सीरे में एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? तो 2 से 3%। अगला है भारत में कुल फलों एवं सब्जियों के उत्पादन का कितने % प्रसंस्करण किया जाता है? तो 0.4%। अगला है जेली में अम्ल का होना चाहिए? तो 0.5 से 1.0%। अगला है खाद्य एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई? 1945 में रोम में की गई थी। ठीक है। अगला फ्लेंचर का प्रयोग किया जाता है? तो स्क्वेश बोतल बंद करने में फ्लेंचर का यूज किया जाता है। कार्बनिक पेय का उदाहरण क्या है? तो लिम्का जो है कार्बनिक पेय का उदाहरण है। अगला है परिपक्वता के समय आम की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो 1.01 से 1.02। अगला है स्वेटिंग का संबंध किससे? तो सुखाने से है। अगला है कौन सा पिगमेंट परिपक्वता के साथ घटता है? तो क्लोरोफिल जो होता है परिपक्वता के साथ घटता रहता है। अगला है आरटीएस में फल या गूदा या जूस की मात्रा कितनी होती है? 10%। आस्मो ड्राइंग विधि से क्या प्राप्त होता है? तो कैंडी, मुरब्बा या अचार। अगला है फल और सब्जियों को सुखाते समय आरंभिक तापमान कितना होता है? तो 43 डिग्री सेल्सियस। चीनी और पानी का घोल क्या कहलाता है? तो सिरप कहलाता है। सॉस की एक समस्या क्या है? ब्लैक नेक। और राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। एंटीबायोटिक जो संरक्षण में प्रयोग किया था वह नाइसिन, सप्टिलिन, पिमिरिसिन है। ठीक है। फल को सिकुड़ने की समस्या ड्राइंग में होती है। और NIFTEM जो होता है वह हरियाणा में स्थित है। ठीक है। तो ये कुल आपकी मिला जुला के 250 से 300 क्वेश्चन थे जो कि मैंने बताए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। आप लोग यदि इतना पढ़ लेंगे तो अच्छा खासा क्वेश्चन आप लोगों को फंस सकता है। और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इस PDF ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।